श्री कृष्णा लवेरू जी, श्री भूपेश बघेल जी, श्री पप्पू यादव जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री नासिर हुसैन जी, श्री कुणाल चौधरी जी, श्री अनीस खान जी, अलका लांबा जी, हमारे चारों प्रत्याशी श्री जितेंद्र कुमार जी, आगे आइए, श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री देव नारायण जी, श्री मोहम्मद इरफान जी, श्री संतोष कुशवाहा जी, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां मेरी बातों को सुनने आए हैं। बैठ जाइए। देखिए, ये जो आपकी धरती है ना, पहले तो जहां जहां मैं जाती हूं बिहार में, मैं जनता से ये कहती हूं कि आप अपनी धरती को समझते हो, पहचानते हो कि नहीं? बताओ, क्या पहचानते हो कि इस धरती ने इस देश को क्या दिया है? बताओ भाई, क्या दिया है? बताओ बताओ ना, आप छुप गए फोटो के पीछे। चलो खड़े हो, बताओ। हैं? ये आपके ही पूर्वज थे, बिहार के किसान, जिन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया कि जब ये मोबाइल फोन नहीं था जो आपके हाथों में है, जब टीवी नहीं था, जब कोई संचार का माध्यम नहीं था, अखबार भी एक आध छपता था, तब ऐसा आंदोलन किया, इतने धैर्य से, वीरता से अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला किया, उसके सामने खड़े हो गए कि उनकी आवाज महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और महात्मा गांधी जी यहां उस जमाने में सैकड़ों किलोमीटर चलकर आए कि देखें यहां हो क्या रहा है, ये किसान प्रताड़ित क्यों हैं, नाराज क्यों हैं। और जब वो उन किसानों से मिले चंपारण में जाकर, तो उन्हीं किसानों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, जिससे ये देश आजाद हुआ। तो गर्व होना चाहिए आपको अपनी इस धरती पर, जिसने इस देश को आजादी दिलवाई, इस देश को रास्ता दिखलाया और इस देश की नींव डाली, इस देश के संविधान की नींव डाली। आज भी अगर कोई इस देश का निर्माण कर रहा है तो बिहार का नौजवान कर रहा है, बिहार का नागरिक कर रहा है। कैसे? मैं बताती हूं। मैं यहां जब आई, हेलीकॉप्टर उतरा, तो सबसे पहले मैंने पप्पू जी से पूछा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है पूर्णिया में। तो जवाब आया कि पलायन है। और जब मैं कहीं जाती हूं इस देश में, चाहे मैं केरल में होती हूं, चाहे कश्मीर में, अगर मैं पूछती हूं किसी मजदूर से, कोई काम कर रहा होता है खेती में या सड़क पे या किसी इमारत पे, मैं पूछती हूं कि भाई कहां के हो, मुझे कहता है मैं बिहार का हूं। तो आज भी अगर इस देश के निर्माण में किसी की भागीदारी है तो बिहार की जनता की है। दिल्ली में मुझे एक सरकारी घर दिया गया है, उसमें काम हो रहा है। 2 भाई हैं जो बड़े ठेकेदार के लिए काम करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। एक सुभाष है, एक सज्जन है, दोनों पूर्णिया के हैं। मैंने कहा चलो मेरे साथ, मैं एक दिन के लिए पूर्णिया जा रही हूं, आ जाओ, मैं जहाज में ले जाती हूं, घर घूम के आ जाना। मुझे बताया कि 1 साल से दीदी हम घर नहीं गए हैं, तो अब हम जाएंगे, 1 दिन के लिए जाएंगे तो वापस कैसे आ जाएंगे हम 1 दिन में। अब जाएंगे तो हम त्योहार के लिए कुछ समय के लिए जाएंगे, 10-15 दिन रह के आएंगे। मैंने खूब उनको तंग किया कि चलो भाई मैं जा रही हूं 1 दिन के लिए, जहाज में जाओगे, परिवार से मिल के आओ। मना कर दिया कि नहीं,
हम जब जाएंगे तो कुछ समय के लिए जाएंगे, क्योंकि 1 साल बाद हम परिवार के पास जा रहे हैं। तो इसमें, इस बात में ना एक दर्द है। अब वो इतने काबिल हैं ये दोनों भाई कि सब कुछ समझते हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट आते हैं, उनको भी समझा देते हैं कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए चुनाई। काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन दर्द देखो कि 1 साल हो गया है परिवार से दूर है, 1 साल हो गया है परिवार के पास जा नहीं पा रहे हैं। यह है आपका सबसे बड़ा दर्द आज बिहार में, बेरोजगारी और पलायन। बेरोजगारी की वजह से पलायन, कि यहां का युवा यहां पे काम नहीं कर सकता, उसको स्थानीय कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें उसे नौकरी मिले, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो उसको यहीं पे मिले। यहाँ की सरकार ने तमाम पद खाली रखे हुए हैं, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं। आज ये आपका सबसे बड़ा दर्द है। यहाँ जो नौजवान खड़े भी हैं वो भी जानते हैं कि कल को बड़े शहर में जाएंगे, कोई अपना नहीं मिलेगा, कोई जान पहचान नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। कहीं पे घर ढूंढेंगे, एक कमरा मिलेगा, उस कमरे में भी 8-10 लोग उसके साथ रहेंगे, अपने परिवार को छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे बीबी, बच्चे, माँ बाप सब कुछ अपने आप देख रहे हैं, हर समस्या का सामना खुद कर रहे हैं। बच्चा बीमार पड़ गया, या फीस भरनी है, या किसी का इलाज करना है, या पिताजी या माताजी बीमार पड़ गए, उनको अस्पताल ले जाना है। यहाँ तो पूर्णिया में ढंग का अस्पताल भी नहीं है। हर चीज का सामना परिवार यहाँ कर रहा है, और वहां अकेले बिहार का नौजवान, बिहार का नागरिक संघर्ष कर रहा है। जैसे मैंने कहा, त्योहार भी होता है तो आ नहीं पाते, साल बीत जाता है परिवार को देखे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मिल नहीं पाते। जो भी कुछ मिलता है वहां, जितनी भी दिहाड़ी मिलती है उतना ले लेते हैं, मजबूरी है। कहीं किसी ठेकेदार के लिए काम कर लिया, किसी दुकानदार के लिए काम कर लिया, जो भी दे रहा है ले लेते हैं। मैं जानती हूं बड़े शहरों में अक्सर ये होता है कि अपमान भी करते हैं लोग, नाराज हो जाते हैं, उल्टी सीधी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई तुम कहाँ के हो। ज्यादातर मैंने देखा है बिहार और यूपी के जो लोग हैं उनका काफी अपमान भी होता है, वो अपमान भी सह लेते हो, कोई उल्टा सीधा बोलता है पी लेते हो उसको। ये सारे दुख है संघर्ष के, आपके हैं, आपके। कोई समझने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। आज 20 साल हो गए हैं यहाँ पे एक ही सरकार चल रही है। आप बार बार जिता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों बार बार जिता रहे हो, लेकिन जहां भी मैं जाती हूं पलायन, बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आज आपको छोटे मोटे ऑफिस में जाना है, अपना पहचान पत्र बनाना है, कोई छोटा काम कराना है, बोलो घूस के बिना हो रहा है काम? जोर से बोलो, नहीं हो रहा है। अधिकारियों की आदत बिगड़ गई है, पुलिस प्रशासन, माफ करिए आप यहां खड़े हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो इनको बताया जाता है करते हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि बोलती है कि कोई प्रदर्शन करेगा, कोई अपने अधिकार मांगेगा, किसी के लिए कोई छोटा मोटा काम करना है, वो आपसे नाराज होगा, बोल देगा कुछ आपको, तो आप मारो पीटो। तो आप प्रदर्शन करते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं, तो आप पिटाई हो जाती है, आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, आपको दबाया जाता है। यह है सरकार की मानसिकता। और मैंने वो भी मानसिकता देखी है कांग्रेस की सरकारों की, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री गांव जाते थे, मोदी जी की तरह चीन और यूएस और इधर उधर राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाने नहीं, गांव में किसानों से पता करने
कि भाई तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है, तुम कमा पा रहे हो खेती से, हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मैं खुद गई हूं अपने पिताजी के पीछे पीछे, अमेठी के एक गांव में कस के डांट खाए, वो प्रधानमंत्री थे, सुनिए 400 सीटों से आए थे सत्ता में, मोदी जी से ज्यादा, प्रधानमंत्री थे, गांव गांव जाते थे, गांव में एक महिला ने कस के डांट दिया और मैं घबरा गई। मैंने सोचा पिताजी को डांट रही है, मैं तो पिताजी से डरती थी क्योंकि बड़े पक्के थे वो, हम कुछ गड़बड़ करते थे तो डांट खाते थे खूब, और महिला डांट रही है गांव की, और मैं देख रही हूं कि भाई ये डर नहीं रही है, ये तो डांट रही है। किस लिए डांट रही थी? क्योंकि पिताजी 6 महीने पहले आए थे, उसने कहा था मेरी यहाँ पे मेरे लिए नल लगवाओ घर के सामने, और पिताजी ने हाँ कहा और अब तक नल लगा नहीं था। तो कहने लगी ठीक है राजीव भैया, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वोट नहीं देंगे अगर हमारा नल नहीं लगेगा। ये थी मानसिकता। और मैंने जब पिताजी से पूछा कि पिताजी वो तो महिला आपको डांट रही थी, आपको बुरा नहीं लगा? तो पिताजी ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है बेटी, और अच्छा लगा कि मुझे डांट पड़ी, क्योंकि इसका मतलब है कि इस महिला को अपने अधिकारों की समझ है, कि ये महिला समझ रही है कि ये सरकार, ये मंत्री, ये सांसद, ये प्रधानमंत्री उसके लिए काम करते हैं, वो समझ रही है। तो ये अच्छी बात है बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक समय की मानसिकता थी, ये मानसिकता महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता के मन में, व्यवहार में डाली। ये मानसिकता ही इस देश की राजनीति की नींव थी। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें, ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को? शर्म आनी चाहिए उनको। चुनाव का समय है, आपको बताए कितने रोजगार दिए हैं 10 सालों में, आपको बताए महिलाओं के लिए क्या किया है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दिया है, आपको बताएं कि ये जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, नौजवान, इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया है। यहाँ पूर्णिया में अस्पताल क्यों नहीं है? अच्छा, एम्स क्यों नहीं लगवाया? यहाँ 10 साल हो गए हैं, और आपकी बात करने के बजाय डर, भय फैलाने वाली बातें, आपका ध्यान भटकाने वाली बातें, कभी महिलाओं को बोलेंगे धर्म के आधार पर शपथ ले लो, और भाजपा को वोट दो। अरे भाई क्यों? क्यों? क्या किया है आपके लिए भाजपा ने? मैं एक गांव में गई थी, वहां महिलाएं ने मुझे, महिला थी एक, मैंने पूछा ये बच्चे स्कूल नहीं जाते? कहा नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहती है स्कूल नहीं है, पाठशाला नहीं है मेरे गांव में। मैंने कहा अच्छा, बिजली है? कहती है नहीं है, खंबा लगा था 10 साल पहले, अभी बिजली नहीं आई। फिर मैंने पूछा पानी आता है इस नलके में? कहती है नलका तो लगा गए लेकिन पानी नहीं आता। तो मैंने कहा फिर किया क्या है आपके लिए सरकार ने? कहती है दीदी कुछ नहीं। मैंने कहा वोट किसको दोगे? विधायकी का चुनाव था यूपी में। कहती है मैं भाजपा के विधायक को फिर से दे दूंगी। मैंने कहा फिर से क्यों दोगी? कहा क्योंकि मेरे घर आए थे, दुरदुरिया किया, प्रार्थना की हमारे साथ, और हमसे शपथ खिलवाए हैं कि धर्म के नाम पर हम वोट देंगे। तो मैंने कहा ऐसे तुम वोट देती रहो धर्म के नाम पर, ना तुम्हारा धर्म बचाने का काम कर रहे हैं और ना तुम्हारा भविष्य बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया जागरूक बनो, इन बातों में मत पड़ो, जो तुम्हारे लिए काम करेगा उसके लिए अपना वोट डालो। और यही बात मैं आपसे कहने यहां आई हूं। बहुत बिगाड़ दिया आपने इन लोगों की आदतें।
इनको लगता है कि इनको काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आएगा, धर्म का नाम ले लेंगे, आपका ध्यान भटका लेंगे, कभी किसी चीज बड़ी बात की कर ली आपके सामने, कभी कोई और बात कर ली, आपका काम नहीं करेंगे और आपके काम की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन वोट उनको मिल जाएगा। ये आश्वासन उनके दिल में है आपकी तरफ से, और ये गलत है। आपसे शिकायत है, आप जागरूक नहीं बन रहे हो। आपके बच्चे पलायन करके जा रहे हैं, नौकरी ढूंढने कहीं किसी शहर में भटक रहे हैं। आप बीमार पड़ते हो तो घबराहट होती है कि इलाज कैसे करोगे। प्राइवेट में जाना पड़ता है, प्राइवेट में पैसा लगता है। आपको बेटी की शादी करानी है, बच्चे की शादी करानी है, बच्चे की फीस भरनी है, किसी बड़ी परीक्षा के लिए तो पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, कर्ज लेना पड़ता है, ब्याज लगता है। उम्र बीत जाएगी, ब्याज आप लौटा नहीं पाओगे। कर्ज भरते भरते और आपको कुछ नहीं दिया जाता। एक बार भी आपके कर्ज माफ नहीं किए जाते। किसके माफ हो रहे हैं मोदी जी के भारत में, बताइए किसके? नाम लो, अडानी जी के नाम लो, अंबानी जी के, इनके कर्ज माफ होते हैं। इनके पास पहले से हजारों करोड़ रुपए हैं। मोदी जी आपके गांव में नहीं दिखते, इनके बच्चों के शादियों में जरूर दिखेंगे। इनके बच्चों की शादियों में हाथ जोड़ते हुए, भोजन करते हुए। आपके कर्ज माफ नहीं होंगे, उनके कर्ज माफ होंगे। यह है मोदी जी का भारत, मोदी जी का साम्राज्य, जिसमें 65 लाख वोट बिहार की जनता के काटे गए हैं, जिसमें वोटों की चोरी हो रही है। क्योंकि अब घबराहट हो रही है कि शायद जनता का मूड बिगड़ गया है, जनता अब नाराज हो रही है, अब जागरूक हो रही है। जनता समझ रही है कि ये मोदी जी चुनाव के समय आके बड़े बड़े वादे करते हैं और उन वादों को पूरा नहीं करते। शायद दशक हो गया है एक कि उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे देश में, कहां है आज? चुनाव के समय आए, फिर से 2 दिन पहले कहते हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे बिहार को। तो दिए क्यों नहीं? 10 साल हो गए हैं, दिए क्यों नहीं? आप पलायन करके क्यों जा रहे हो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ते? अगर आपको रोजगार दिया होता, अगर अपने वादे पूरे कर किए होते, तो ये परिस्थितियां होती आपकी कि आपके परिवार ही अलग हो रहे हैं क्योंकि एक सदस्य कहीं दूर है, नौकरी कर रहा है, बेचारा कमाने की कोशिश कर रहा है मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में, और बाकी परिवार यहां है और मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहा है। तो कैसा जीवन है ये जो आपको दिया है इन लोगों ने? क्या किया है आपके लिए? और कब जागेंगे आप? कब तक ये बातें चलेंगी कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी और चीज के नाम पर ये झूठा राष्ट्रवाद है इनका, कि जब जब चुनाव आता है तो ये बातें करते हैं। 2-3 दिन पहले मैं मिली एक पुलवामा के शहीद के परिवार से, पूछिए इनसे क्या किया है इन्होंने उन परिवारों के लिए, उन शहीदों के लिए। सेना को मजबूत करने के लिए क्या किया है? अग्निवीर ले आए। मुझे मालूम है कि कितनी आशाओं को लेकर बिहार के नौजवान तैयारी करते थे, प्रशिक्षण करते थे सेना में भर्ती होने के लिए। दिल में राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना लेकर, मैंने खुद अपनी आंखों से यूपी में देखा है। 4 बजे सुबह 10-15 लड़के गांव में जा रहे। मैं गांव में क्या पूछोगे क्या कर रही थी 4 बजे सुबह? मैं पुलिस मेरे पीछे थी, मैं जा रही थी लखीमपुर खेरी, क्योंकि भाजपा के मंत्री के बेटे ने 6 किसानों के अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। तो मैं उन परिवारों से मिलने जा रही थी, पुलिस मेरे पीछे थी। मैं 4 बजे सुबह गांव में थी। गांव में मैंने देखा 10-15 लड़के आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये 4 बजे सुबह क्या कर रहे हैं? वर्जिश कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए। बातचीत हुई,
उस समय अग्निवीर नहीं था और सब बच्चों ने बोला कि हमारा बड़ा दिल है कि हम देश की सेवा करें, हम सेना में भर्ती होंगे, अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छी नौकरी भी मिलेगी, घर परिवार की हम देखभाल कर पाएंगे। मोदी जी ने क्या किया? अग्निवीर ले आए। नौजवानों के सपने चूर चूर हो रहे हैं पूरे देश भर में। बिहार में पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है। आप परीक्षा देने जाते हैं, आपका पेपर लीक होता है, फीस भरते हो, फॉर्म की फीस भरते हो, परीक्षा केंद्र में पहुंचने के लिए आप पैसे खर्चते हो, ट्यूशन के लिए आपके परिवार किसी न किसी तरह जुगाड़ करके पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि ट्यूशन की फीस भरें। आप पेपर देते हो, रिजल्ट नहीं आता, पेपर लीक होता है, कोई कहीं पे पैसे खा रहा है उन पेपरों को लीक करा करा के, और आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है। और ये एक बार नहीं, एक परीक्षा के साथ नहीं, बार 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 हो रहा है। नौजवान इंतजार करते रहता है कि कहीं नियुक्ति हो जाएगी, कहीं नौकरी नहीं लेता, सोचता है कि चलो 6 महीने में तो आ जाएगा रिजल्ट, नियुक्ति हो जाएगी। साल पे साल गुजर जाता है, शादी नहीं हो पाती, नौकरी नहीं लग रही है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। 26 साल का, 27 साल का, 28 साल का हो रहा है, कुछ होने नहीं वाला। जिस प्रदेश से सबसे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर होते थे, शिक्षा की व्यवस्था इतनी ठोस, इतनी बढ़िया थी, आज उस प्रदेश से एक भी पेपर का ठीक ढंग से रिजल्ट नहीं निकल रहा है। शिक्षा की व्यवस्था ठप हो चुकी है। बड़े बड़े नेता यहां से आते थे, ये थी आपकी महानता। देश का सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री यहीं बिहार में, ये थी आपकी महानता। और आज कुछ नहीं मिल रहा है आपकी धरती को। आपने अपने खून और पसीने से सींची है ये धरती, आज भी सींच रहे हो। आज भी यहाँ का किसान दिन रात एक करके काम कर रहा है, कमा नहीं पा रहा है, ना उसे उपज का दाम मिलता है। यहाँ मखाने आप उगाते हो, मक्का उगाते हो, क्या मिलता है आपको? कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य है? मोदी जी ने गुजरात में जो खाकरे फेफड़े होते हैं, जो भी कहते हैं उसको, खाकड़ा पता नहीं, फेफड़ा मुझे नहीं मालूम हाँ खाकड़ा, खाकरे पे जो ड्यूटी थी वो तो कम कर दी उन्होंने, यहां मखानों पे क्यों नहीं की? जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया वहां कर दिया। आज यहां पे आपको ठेकेदारियां भी नहीं मिल रही हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं यहां पे ठेकेदारी करने के लिए। सच बात है कि नहीं? आप ऐसे कह रहे हो, हाँ सच बात है ना। ये है मोदी जी का भारत, ये आपके लिए नहीं चल रहा है। आज यहाँ का किसान कमा नहीं सकता, उसको उपज का दाम नहीं मिलता, उसको सही समय पे खाद नहीं मिलती। खाद वितरण केंद्र में जाओ तो इतनी बड़ी लाइन लगी रहेगी, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। ट्रैक्टर खरीदने जाएगा तो जीएसटी इतना देगा कि मुमकिन ही नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा है, ना ठीक ढंग की व्यवस्थाएं हैं यहां, कोल्ड स्टोरेज की, मंडियों की, तो खेती किसानी से कमाई नहीं हो रही है। रोजगार इन्होंने सारे खत्म कर दिए। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, उससे रोजगार मिलता था, आज क्या मिलता है? उनको भी ठेकेदारी पे डाल दिया है। वहां पे भी जो नौकरियां हैं यहाँ निजीकरण कर लिया है उनका, अडानी जी, अंबानी जी को दे दिया है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के खदान सब अपने बड़े मित्रों को दे दिए हैं। तो कहां से आएगा रोजगार? आप छोटा कारोबार अपना शुरू करने की कोशिश करते हैं तो भी सरकार सहायता नहीं देती। फिर भी जीएसटी, नोटबंदी, हर तरह की अजीब अजीब नीतियां, जिससे आपका तो फायदा नहीं हो रहा है। तो अब जागने का समय है। बदलाव लाना है कि नहीं लाना है, ये तय करो। अपना भविष्य बनाना है कि नहीं बनाना है। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, महागठबंधन की सरकार ने कुछ सोचा है आपके लिए।
और घूस नहीं है जैसे ये लोग देना चाह रहे हैं। इनको घूस की इतनी आदत हो गई है कि ये सोचते हैं कि बिहार की महिलाओं को भी घूस दे देते हैं, वोट ले लेंगे 10,000 रुपए लेके। 10 सालों से आपके लिए 1 रुपया नहीं था। चुनाव के 10 दिन पहले आपको 10,000 रुपए पकड़ा रहे हैं। बहनों, बहुत समझदार हो, नियत समझते ही हो तुम, महिला हो, ये पुरुष नहीं समझेंगे। मैं समझती हूं कि हम नियत को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, है कि नहीं? हंस रही हो, है? सही बात है कि नहीं? अगर हम लड़का देखने जाएंगे अपनी बेटी के लिए तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसकी नियत ठीक है कि नहीं, है कि नहीं? नियत सही नहीं लगी तो कभी नहीं मानेंगे हम। सही बात है? तो नियत पहचानो। गांव में, समाज में आती है पहचाननी, तो अब नेताओं को भी पहचानो। 10 सालों से कुछ नहीं किया। यहां पे आप पे अपराध 3 गुना बढ़ा है। रोजगार नहीं मिलता महिलाओं को, कुछ नहीं दे रहे। अब चुनाव आ रहा है, ओ महिलाओं का वोट मिलेगा, चलो 10,000 पकड़ा देते हैं। और महिला बेचारी अच्छी है, वो बोलेगी कि चलो मोदी जी ने 10,000 रुपए भेजे, हम इन्हीं को वोट दे देते हैं। मत बोलो, मेरी बात सुनो, ले लो 10,000 रुपए, अच्छा करो, कुछ उससे बचत कर लो, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लो, किसी का इलाज करना है कर लो, और 10,000 ले लेंगे, वो दे देंगे, वो भी ले लो। लेकिन अपना वोट मत व्यर्थ करो, अपना वोट इनको मत दो, बहुत हो गया है। अपना वोट उनको दो जो लगातार 10 सालों के लिए आपको काम करके दिखाएंगे, जिनको समझ है कि आपका संघर्ष क्या है, जो एक ऐसी परिस्थिति यहां बिहार में बनाएंगे कि आपके बच्चों को, आपके पतियों को यहीं पे रोजगार मिले। तो महागठबंधन ने क्या सोचा है आपके लिए, सुन लीजिए कि हर महीने आपके खातों में 2500 रुपए डाले जाएंगे, सीधे महिलाओं के खातों में। कि जो भूमिहीन परिवार हैं उनको एक मकान हेतु 3 या 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और वो जमीन महिलाओं के नाम की जाएगी। कि जो जीविका बहनें हैं उनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। जो माताएं विधवा हैं उनको 1500 का पेंशन मिलेगा, जो हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए हर अनुमंडल में कॉलेज या पाठशाला बनाई जाएगी ताकि आपको शिक्षा अपने ही यहां मिल पाए ठीक ढंग से। नौजवानों सुन लो, कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हो, गरीब परिवार से हो, महागठबंधन की सरकार तुम्हें 2 लाख रुपए देगी। ये जो पेपर लीक होते जा रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। एक जॉब कैलेंडर निकाला जाएगा जिसमें परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन और नियुक्ति का दिन पहले से तय होगा। अगर उसमें किसी ने घोटाले करने की कोशिश की तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपके परीक्षा का फॉर्म निःशुल्क होगा और जब आप परीक्षा केंद्र में जाओगे तो आने जाने का जो खर्चा है वो आपको उठाना नहीं पड़ेगा, सरकार उठाएगी। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे ताकि स्थानीय उद्योग बने और आपको स्थानीय रोजगार मिले। इन लोगों ने अडानी जी को हजारों या सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी है 1 रुपए के दाम पे, 1 रुपए प्रति एकड़। ये काम किया है मोदी जी ने यहां बिहार की जमीन। हम चाहते हैं कि 2000 एकड़ जमीन आपके उद्योग लगवाने के लिए और आपके शिक्षा के संस्थानों के लिए रखी जाए। इनमें अच्छे अच्छे शिक्षा के केंद्र बनेंगे और अच्छे अच्छे उद्योग लगाए जाएंगे। यहां पे सरकारी कर्मचारी खड़े हैं, इनसे कोई भी पूछेगा, किसी ने कष्ट भी नहीं किया है भाजपा में पूछने का, लेकिन कोई भी पूछेगा कि आपकी आज सबसे बड़ी समस्या क्या है तो आप क्या कहेंगे? आपको पुराना पेंशन चाहिए, है कि नहीं? आज आपको पुराना पेंशन नहीं मिलता। महागठबंधन की सरकार कह रही है
कि आपको पुराना पेंशन मिलेगा। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 5 एक्सप्रेसवे नए बनाएंगे बिहार में। दिव्यांग पेंशन को 3,000 रुपए किया जाएगा। संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी स्कीम कि 25 लाख रुपए तक आपका इलाज मुफ्त में होगा। मतलब कि कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी, चाहे दिल का कुछ आपका दिल का दौरा पड़े या कैंसर की बीमारी हो या लिवर की या फेफड़ों की, जो भी हो, 25 लाख तक सरकारी और निजी अस्पतालों में आपको मुफ्त में इलाज मिलेगा। अब आपको लगता होगा कि ये बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या पता कि ये लोग भी पूरा करेंगे कि नहीं। यहां सचिन पायलट जी बैठे हैं, इनसे पूछिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसी स्कीम थी कि नहीं पायलट जी? लाखों लोगों ने फायदा उठाया कि नहीं इस स्कीम का? बताइए। वो भी मिले होंगे, मैं भी मिली ऐसे लोगों से जिनका पूरा हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का इलाज सारा मुफ्त में हुआ। तो ये स्कीम हम बिहार में लाना चाहते हैं। किसानों के लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और 300 रुपए प्रतिदिन की जो मजदूरी है मनरेगा की, उसे हम 300 रुपए करेंगे और मनरेगा के दिन भी 2 गुने करेंगे। आज तमाम प्रदेशों में जहां एनडीए की सरकार है, बिजली की बड़ी बड़ी बिल आती हैं, बिजली नहीं आती। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। सामाजिक न्याय के लिए पंचायती राज और नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% और दलित आरक्षण 20% किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर रोक लगाया जाए और निजी शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू होगा। देखिए, आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपका सम्मान करे, बिहार का और बिहार की इस महान धरती का और बिहार की इस महान जनता का, जो आज भी देश का निर्माण कर रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपको मालूम है कि कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? यहां मेरे पास यहां सूची है, ढूंढ के बताती हूं। 1 मिनट रुको, अब आपने पूछा है तो जवाब तो मिलना चाहिए। ये देखिए, कांग्रेस के जमाने में बिहार में बांध बने, बड़े बड़े पुल बने, परियोजनाएं बनी, कोसी प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल बेल्ट बना, यहां डेयरी, तेल की रिफाइनरी, पेपर मिल, चॉकलेट की फैक्ट्री, स्कूटर की फैक्ट्री, चीनी की फैक्ट्री, कागज का पेपर मिल, कह चुकी हूं, जूट की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री, ट्रैक्टर की फैक्ट्रियां, खाद की फैक्ट्रियां, सब चीजों का निर्माण यहां बिहार में होता था। यह था कांग्रेस का जमाना। अब बंदूक फैक्ट्री तो आप बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगी। सम्मान नहीं है आज, नियत ठीक नहीं है बहनों, आपके लिए विकास करने की नियत नहीं है। होती तो अभी तक 10 सालों में आप कुछ देखते, आपके जीवन में तरक्की आती। आज तो सम्मान इतना है, इतना कम है कि आपके मुख्यमंत्री को मंच पे भी नहीं बिठाते हमारे प्रधानमंत्री जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने पद की गरिमा को, अपने स्तर को इतना गिरा दिया है कि आपके मंच पे आकर उल्टी सीधी बातें, कट्टों की बातें, हत्याओं की बातें कर रहे हैं। ऐसे भाषा शैली है उनकी कि उनके पद की गरिमा भी अब रखी नहीं जा रही है। पता है क्या कहा उन्होंने एक भाषण में 2-3 दिन पहले? कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो पोस्टर है उनमें देखिए
तेजस्वी जी को बौना बना रखा है और आरजेडी के पोस्टरों में राहुल जी को बौना बना रखा है। मैं सोच रही थी प्रधानमंत्री हैं देश के, इनके पास और कोई काम नहीं है कि दूसरी पार्टियों की, अलग अलग पार्टियों की पोस्टरों में देखे कि कौन से नेता की कितनी बड़ी फोटो है। यह है इनका काम। खुद तो इतने बड़े नेता नीतीश जी हैं, बिहार के हैं बेटे, उनका सम्मान नहीं करते, उनको मंच पर नहीं बुलाते और दूसरी पार्टियों के पोस्टर की चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके संविधान को कमजोर करने की बात कर रहे हैं, आपके अधिकारों को कमजोर करते हैं। वोट चोरी क्या है बताइए, क्या मतलब है इसका? आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? 65 लाख वोट जो काटे हैं उससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? कौन बताएगा? बताओ। अधिकार नहीं होगा। जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, किस आधार पर आपको पैसे भेजे जाते हैं, किस आधार पर आपको राशन भेजा जाता है? कि आप नागरिक हो। अगर आपको नागरिक ही नहीं मान रहे, आपका वोट ही कट रहा है, तो आपको स्कीमें का फायदा कैसे मिलेगा? तो आपके अधिकारों को काटने का काम हो रहा है। और कौन कर रहा है इनके साथ? चुनाव आयोग, जिसका दायित्व है कि इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करें, वो खुद आपके वोट कटवा रहे हैं, खुद फर्जी वोट डलवा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक खुलासा किया 2 दिन पहले कि हरियाणा में 25 लाख वोट काटकर सरकार की चोरी हो गई। आप होने दोगे ऐसा? आपके यहां से 65 लाख वोट काटे हैं। आप बदलाव चाहते हो, नई सरकार चाहते हो, रोजगार चाहते हो, नया भविष्य चाहते हो, तो आप अगर वोट डालने गए महागठबंधन को और बाद में पता चला कि आपके बूथ से कोई और रिजल्ट निकल रहा है, तो चुप रहोगे? मौन रहोगे? कि अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे, खड़े होगे अपने पूर्वजों की तरह? आज भी वही लड़ाई है भाइयों और बहनों, जो महात्मा गांधी जी ने इतने सैकड़ों साल पहले लड़ी। सैकड़ों साल नहीं, मतलब 1940 के बाद, 1925 के बाद लड़नी शुरू की। वही लड़ाई है। तब अंग्रेजी साम्राज्य था, आज श्री नरेंद्र मोदी जी का साम्राज्य है। तब उनकी तानाशाही थी, आज नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही है। तो याद दिला दो इन्हें कि कौन हो आप, कि बिहार की जनता हो, बिहार के नौजवान हो, बिहार की महिलाएं हो, बिहार के नागरिक हो। खड़े हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं, इस धरती के लिए लड़ रहे हैं जिसमें आपके पूर्वजों का पसीना और खून है। और इसके साथ, आपके पूर्वजों के साथ, हमारे पूर्वजों की भी शहादत इसी जमीन के लिए है। उनका खून भी इस जमीन में है और वो खून कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। नहीं, आप अपने पूर्वजों ने आपके लिए क्या किया वो मत भूलो। इस धरती की महानता क्या है मत भूलो। ये बिहार है, दिखाओ पूरे देश को कि कितना जागरूक है ये प्रदेश। दिखाओ पूरे देश को कि सबसे ज्यादा राजनीतिक जागरूकता यहां है, इसी धरती में है। सब समझते हो आप, बहुत विवेक है आप में। इस बार महागठबंधन की सरकार बनाओ ताकि इस देश की एकता बनी रहे, आपकी समानता बनी रहे, आपके अधिकार बने रहे, मजबूत बने और ऐसे नेता राज करें जो समझते हैं कि असली राज आपका है, कि असली शक्ति आपकी है, कि आपके सेवक हैं हम सब और आपने ही इस मंच पे बिठाया है। ऐसा अपना भविष्य बनाओ। और आज आप सब यहां आए हैं, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, एकदम चुपचाप खड़े हैं। याद रखना, जब पोलिंग पे जाएंगे तो याद रखना मेरी बातों को, खासतौर से बहनें याद रखना। मैं आपकी बात कर रही हूं, अपने लिए नहीं, आपके लिए।
आपके प्रदेश के लिए, आपकी भलाई के लिए। यहां खड़े होकर मंच पर नेताओं की आदत भी होती है, कुछ भी कह सकते हैं, बड़े बड़े वादे कर सकते हैं। खुद आकलन लगाओ, खुद पता करो, जानकारी लो। यहां से तो देश भर में पलायन करके जाते हैं लोग। पता करो कि तेलंगाना में, कर्नाटका में, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां क्या हो रहा है। क्या महिलाओं को कुछ मिलता है हर महीने? पता करो क्या क्या मिलता है। जो राजस्थान में अगर कोई रिश्तेदार है, उससे पता करो कि ये सच है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पे अच्छी अच्छी स्कीमें थी। यहाँ पे बघेल जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ से, के इनसे पूछिए छत्तीसगढ़ में जो आपके रिश्तेदार हैं, उनसे पूछिए कि जब इनकी सरकार थी तो क्या क्या किया, और फिर आकलन लगाइए, खुद जांच करिए और समझिए कि कौन आपके लिए असली काम करना चाहता है और कौन आपका ध्यान भटकाकर, आपको फुसलाकर सिर्फ आपका वोट अपनी सत्ता के लिए, अपने के